गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 11वीं में हिंदी विषय में पाठ 6 करेंगे जिसका नाम है स्पीति में बारिश। और आज हम इसके क्या है प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्नोत्तर करने से पहले मैं आपको पाठ के बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि जैसे कि आपने पढ़ा कि स्पीति में बारिश, स्पीति क्या है, एक जगह का नाम है, एक प्लेस का नाम है कि वहाँ पर बारिश कैसे होती है, वहाँ के लोग किस तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं, अगर वहाँ पे जो लोगों का जीवन है वो किस तरीके का है और वो कैसे वहाँ पर रहते हैं, कैसी समस्याएं उनके जीवन में आती है जो वो अपना जीवन यापन करते हैं, ये सब जानने के लिए आप हमारे साथ आखिर तक बने रहिए। स्पीति में बारिश का अर्थ यहाँ पे क्या है कि जो स्पीति है वो बहुत ही ज्यादा दुर्गम घाटियों से घिरा हुआ स्थान है, जहां पर क्या बहुत ही ज्यादा ऊंचे ऊंचे पहाड़, और वो क्या था हिमालय के मध्य में, हिमालय जो पर्वत है उसके मध्य में वो स्थित है। और वहां पे क्या इतनी ज्यादा बर्फ पड़ती है कि वहां की जो दुनिया है, वहां के जो लोग हैं वो अन्य देश के जो भाग हैं, हमारे अन्य जो जगह हैं उनसे 8 से 9 महीने तक दूर रहते हैं। कहने का अर्थ क्या है कि 8 जब बर्फ वहां पर पड़ती है 8 से 9 महीने तक वो दुनिया के दूसरे हिस्से के लोगों से ना तो मिल पाते ना ही वो बातें कर पाते। क्यों? क्योंकि वहां पे इतनी ज्यादा बर्फ पड़ती है कि जिससे क्या वहां के जितने भी रास्ते हैं वो सारे बंद हो जाते हैं। और उन 9 महीनों के लिए वो जो बर्फ ना पड़ते हैं, जब मौसम में 2 या 3 महीने जो बिना बर्फ का मौसम होता है, जब बर्फ नहीं पड़ती, उन महीनों में वो क्या करते हैं, आने वाले समय के लिए अनाज, लकड़ी, जो भी जरूरत की चीजें हैं वो पहले ही इकट्ठा करके रख लेते हैं ताकि जब बर्फ पड़ जाए, हर रास्ता बंद हो जाए, तो उस समय में वो अपना जीवन यापन कर सके। क्योंकि यहाँ पे जो स्पीति जो है वहाँ पे क्या है वो बहुत ही ऊंची 16 हजार या 21 हजार जो ऊंची जो पहाड़ियां हैं उनसे यहाँ पे जो स्पीति है वो घिरा हुआ है। जब वहाँ पे बारिश होती है तो वो क्या है, उन लोगों के लिए वो बारिश अनोखी होती है कि उनको पता ही नहीं होता कि बारिश कैसी होती है। क्यों? क्योंकि 8 से 9 महीने तक बर्फ पड़ती है और बारिश जो का मौसम है वो कभी ही वहाँ पर मतलब बहुत ही कम चांस होते हैं, बहुत ही कम समय होता है जब वहाँ पर बारिश आती है। जब वहाँ पर बारिश आती है तो वहाँ के लोग उस बारिश को क्या बहुत ही ज्यादा अचंभित होकर देखते हैं कि ये जो बारिश का मौसम है ये कैसा होता है। तो ये है हमारा आज का पाठ। आइए हम इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। इतिहास में स्पीति का वर्णन नहीं मिलता है, क्यों? अब यहाँ पे जो लेखक है वो क्या कहते हैं, हमसे जो प्रश्न वो पूछ रहे हैं कि इतिहास में, कि हमारी जो हिस्ट्री है, हमारा जो इतिहास है जो बीत चुका है, उस बीते समय में स्पीति का वर्णन हमारे जो इतिहास है उसमें क्यों नहीं मिलता। ऐसा क्या कारण था कि स्पीति के बारे में हमें ढूंढने से भी नहीं मिलता। कुछ तो रीजन रहा होगा, कोई तो कारण हुआ होगा कि जिससे क्या हर जगह के बारे में कहीं ना कुछ लिखा हुआ मिलता है, सिर्फ स्पीति ही ऐसा मतलब जगह है जिसके बारे में हम कहीं भी कुछ भी लिखा हुआ नहीं पाते। क्यों? आइए अब इसका उत्तर करते हैं। स्पीति मध्य हिमालय की बारालाचा और माने पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ अत्यंत दुर्गम स्थान है। कि यह जो स्पीति जो जगह है वो क्या है, मध्य हिमालय, हिमालय के मध्य की बारालाचा और माने पर्वत श्रेणियां, की जो बारालाचा पर्वत है और जो माने, यहाँ पे माने पर्वत का नाम है कि उन की जो छोटी छोटी जो पहाड़ियां हैं, जो पर्वत है, उनसे वो घिरा हुआ बहुत ही दुर्गम स्थान है, जहां पर पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, उसको दुर्गम बोला जाता है। जो क्या है, किसी इंसान के पहुंचने से बहुत ज्यादा दूर हो। तो यहाँ पे आगे वो क्या कहते हैं कि स्पीति सागर तल से लगभग 13,000 फीट की औसत ऊंचाई पर स्थित है। कि जो स्पीति है वो सागर तल से, सागर तल मीन्स जो हमारी जो धरती है उससे वो 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। कि जो स्पीति जगह है वो जमीन से 13,000 फीट, आप सोच सकते हो कि 13,000 फीट कितनी ऊंचाई होती है, तो वहां पर वो स्थित है। इसे घेरने वाली पर्वत श्रेणियों की ऊंचाई 16,000 से लेकर 21,000 फीट तक है। कि जिन पर्वतों ने स्पीति को घेरा हुआ है
आसपास क्या वो पहाड़ी एरिया में है, तो वहाँ पे आसपास में पहाड़ी ही होंगे। तो जो स्पीति है वो समुद्र तल से 13,000 फीट की दूरी पर है, ऊंचाई पर है। और जो आसपास के जो पर्वत हैं जिन्होंने उसको घेरा हुआ है, जैसे बारालाचा है, माने हैं, ये क्या पर्वत है, इसकी जो पर्वत श्रेणियां है वो क्या है 16,000 से लेकर 21,000 फीट तक की ऊंचाई की पर्वत श्रेणी है जिन्होंने उनको घेरा हुआ है। कहने का अर्थ क्या है, जिसकी ऊंचाई कितनी है 13,000 फीट, लेकिन जो पहाड़ है वो क्या है उससे 16,000 यानी कि 3,000 या फिर 7 से 8,000 ऊंचाई और ज्यादा है। इट मीन्स वो तो क्या है बहुत ज्यादा नीचे रह जाएगा। उसके बाद वो कहते हैं स्पीति मुख्य देश से लगभग 8-9 महीनों तक कटा रहता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो स्पीति में क्या 8 से 9 महीने तक बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है, और बर्फबारी होने के कारण क्या है वहां के जो रास्ते हैं, वहां पर जाने आने के जो रास्ते वो सारे बंद हो जाते हैं, और 8 से 9 महीने तक जो स्पीति है वो देश के मुख्य मतलब जो हिस्से हैं उनसे वो बहुत ज्यादा कट जाता है, बहुत ज्यादा दूर हो जाता है। प्राचीन समय में यहाँ तक पहुंचना बहुत कठिन था, कि जो प्राचीन समय था, जो बीता हुआ समय था, जिस समय की बात हम कर रहे हैं, कि उस समय क्या था वहां पर पहुंचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। क्योंकि आज आपने देखा होगा कि अगर हमें कहीं भी जाना है तो हेलीकॉप्टर से, प्लेन से हम कहीं पर भी जा सकते हैं। आजकल तो पहाड़ी इलाकों में क्या है, जो गवर्नमेंट है, जो सरकार, उसने सड़कों का भी निर्माण कर दिया है कि जहां पर हम आसानी से पहुंच सकते हैं। लेकिन उस समय क्या था, ना तो उस समय हवाई जहाजों की इतनी सुविधा थी, ना ही सड़कों का निर्माण किया गया था। तो उस समय आप सोच सकते हो कि वहां पर पहुंचना कितना मुश्किल था। उसके बाद वो कहते हैं कि यहाँ की आबादी भी बहुत कम थी। आबादी में वहां पे लोग क्या थे, बहुत ही ज्यादा कम रहते थे। जिस एरिया में ना कोई सड़क हो, ना 8 से 9 महीने तक वो दूसरी दुनिया से मीन्स आसपास के एरिया से वो कट जाते हो, तो वहां पे आप सोच सकते हो कि कितने लोग रहते होंगे। वहां पे क्या थे, बहुत ही ज्यादा कम लोग वहां पर रहते थे। सन 1901 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या प्रति वर्ग 2 मील से भी कम थी। कि जो 1901 में, अब हमारा क्या चल रहा है 2020, यानी कि 120 साल पुरानी बात हम कर रहे हैं, कि जो 1901 में क्या था, जनगणना जो हुई थी वहां पे क्या था, जनसंख्या का जो क्या था प्रति वर्ग 2 मील से भी कम थी, यानी कि बहुत ही ज्यादा कम थी। इन भौगोलिक कठिनाइयों के कारण इतिहास में स्पीति का वर्णन नहीं मिलता है। कि जो रीजन हमने पढ़े कि 8-9 महीने वो बर्फ से कटे रहते थे, उसके बाद कि 13,000 फीट की दूरी पर वो स्थित था, और साथ में जो पर्वत श्रेणी से वो घिरा हुआ, तो वो 16,000 से लेकर 21,000 तक की ऊंचाइयों की जो पर्वत श्रेणी उनसे वो घिरा हुआ था। तो इन सभी भौगोलिक परिस्थितियों में जो कठिनाइयां हमारे सामने जो आई हैं, कि वहां पर पहुंचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, इन सभी कारणों के कारण हमारा जो स्पीति जो जगह है उसके बारे में इतिहास में वर्णन नहीं मिलता। कि यही सब कारण थे कि इतिहास में स्पीति का वर्णन नहीं मिलता, या स्पीति का वर्णन कहीं भी नहीं किया गया। ये था हमारा पहला प्रश्न। अब हम अपना दूसरा प्रश्न करते हैं। स्पीति के लोग जीवन यापन के लिए किन कठिनाइयों का सामना करते हैं? कि जो स्पीति के जो लोग हैं, स्पीति की जो जनता है, वहां पे अपना डेली का जो जीवन है, जो जीवन यापन में जो अपना जीवन वो जीते हैं, उनमें वो कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करते हैं, ऐसी क्या प्रॉब्लम्स है जिनको उनको फेस करना पड़ता है, ऐसी कौन सी कठिनाइयां हैं जिनका उनको सामना करना पड़ता है। आइए हम इसका उत्तर करते हैं। दुर्गम घाटियां और ऊंचे पहाड़ स्पीति को दुनिया से अलग करने वाले घटक हैं। कि दुर्गम घाटियां, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि वहां पे क्या थी, बहुत ही बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं जिससे वो घिरा हुआ है। और ऊंचे पहाड़, दुर्गम घाटियां क्या है कि जहाँ पर बहुत ही ज्यादा घने जंगल हो, बहुत ही ज्यादा घने पहाड़ हो, और रास्ता ऊपर जाने का कहीं भी ना हो। और ऊंचे ऊंचे पहाड़, जैसे आपने ऊपर पढ़ा कि 16,000 से 21,000 के जो फीट की ऊंचाई के जो पहाड़ है, उन्होंने स्पीति को घेर रखा है। तो यही जो कारण थे वो क्या थे, कि स्पीति के जो लोग थे, दुनिया थे, वो किसकी वजह से अलग हुए थे, दुर्गम घाटियों की वजह से, और दूसरा ऊंचे पहाड़ों की वजह से क्या थे, दुनिया से वो अलग करने के दो मेन कारण थे।
बर्फ पड़ने के कारण यहाँ के लोग वर्षा में 8-9 महीने शेष दुनिया से कट जाते थे। कि जब बर्फ वहां पर पड़ती थी, जैसे आपने देखा होगा कि कुल्लू मनाली में सर्दियों के मौसम में बर्फबारी होती है, जब बर्फबारी होती है तो वो तो क्या है, एक या महीने में कभी कभी सर्दी में कभी कभी बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है, तो वहां पे आपने देखा होगा कि जो रास्ते हैं वो सारे बंद कर दिए जाते हैं, और जब तक बर्फ को हटाया नहीं जाता, जब बर्फ पड़नी बंद नहीं होती, तब तक वहां के रास्ते नहीं खुलते। तो वो तो क्या था, सर्दी में थोड़ी सी समय के लिए जो बर्फबारी होती है उसी से रास्ते बंद हो जाते। तो आप सोचो कि जब 8 से 9 महीने तक लगातार जो बर्फ पड़ेगी तो वहां के जो रास्ते हैं वो कैसे खुलते, या वहां पर जाने के जो मार्ग है वो वहां से इंसान जो वो कैसे निकलते। तो ये क्या था, वो कहने का अर्थ क्या है कि 8 से वर्ष में 12 महीने होते हैं, अगर 9 महीने सोचो आप बर्फ पड़ गई तो रह गए कितने, 3 महीने, कि 3 महीने में लोग आने वाले 9 महीनों का जितना भी डेली यूजेस की जो चीजें थी, खाने के लिए, पीने के लिए, पहनने के लिए, ठीक है, और जैसे लकड़ियां इकट्ठा करना, क्योंकि ठंड का मौसम है, वहां पे ना धूप कम निकलती है, अगर धूप नहीं निकलेगी तो लकड़ियां कहाँ से काटेंगे, कहाँ से वो सूखेंगी। तो बहुत से कारण ऐसे हैं जिनसे उनको अपने जीवन की मतलब जो जीवन यापन करने के लिए बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उसके बाद वो क्या कहते हैं कि वे ठंड से ठिठुरते रहते हैं, कि 8-9 महीने जब बर्फ पड़ता है तो वो वहाँ पे क्या बहुत ज्यादा वो ठंड से उनको जो ठंड है उनको इतना ज्यादा मतलब ठंडे हो जाते हैं कि और ठंड से कांपने शुरू हो जाते हैं। उन्हें वर्ष में केवल एक फसल मिलती है, कि वहाँ पे क्या है कि 12 महीने, एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीने में से 8 या 9 महीने वहाँ पे बर्फ पड़ता है, तो बचे जो 3 महीने, उन महीनों में क्या है उनको सिर्फ एक ही फसल प्राप्त होती है, कि वहाँ पे वो क्या है एक ही फसल पैदा कर पाते हैं। उनके पास सर्दी से बचने के साधनों का भी अभाव है, कि उनके पास जो बर्फ पड़ती है वहाँ पे क्या है, उस ठंड से बचने के कारण, उस ठंड से बचने के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है उन चीजों का भी उनके पास अभाव है। क्यों? क्योंकि वे दूसरे एरियाज में जा नहीं पाते, कि जो भी साधन उनके पास है, जो भी कपड़े हैं, लकड़ी है, जो भी है, उन्हीं से वो क्या करते हैं, अपना गुजारा करते हैं। यहाँ पर चलने वाली तेज हवाएं हाथ, मुंह और शरीर के खुले अंगों पर सूल की तरह चुभती है, कि वहां पर आपने देखा होगा कि अगर हमारे यहाँ पे सर्दी में ठंडी हवाएं चलती हैं तो यहाँ पे क्या हमारे एरिया में बर्फ नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी जो हवा होती है, हवा जो ठंड में जब हवा चलती है सर्दी के मौसम में, वो हमें क्या इस तरीके से लगता है कि जिस तरीके से हमें कोई सूल चुभा रहा हो, कि कोई कांटा हमें चुभ रहा हो। तो वहां पर भी वो यही चीज कह रहे हैं कि वहां पर जो तेज हवाएं चलते, ठंडी हवाएं चलते, वो हाथ को, मुंह को और शरीर के खुले अंगों को, में जिन अंगों को हम कपड़ों से नहीं ढक सकते, उन अंगों को वो क्या करते हैं, सूल की तरह चुभते हैं, मींस कांटे की तरह वो चुभती हैं। यहाँ के लोगों को जोरावर सिंह जैसे लुटेरों का भी खतरा बना रहता है। हालांकि वो पहाड़ी एरियाज में है, लेकिन फिर भी वहाँ पे क्या है, जोरावर नाम का जो लुटेरा है वो आता रहता है, और वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की जो जनता, उनको लूट कर वो ले जाता है। तो कहीं ना कहीं क्या है, मौसम तो में मारता है ही, ठंड तो उन्हें मारती है ही, लेकिन साथ में जो वहां पर जोरावर सिंह जो लुटेरा है वो भी, उसका भी खतरा उनको हमेशा बना रहता है, उससे भी वो वहां पर डर कर रहते हैं। और उसके बाद हमारा है तीसरा प्रश्न, लेखक माने श्रेणी का नाम बोधों के माने मंत्र के नाम पर करने के पक्ष में क्यों है। हमने पहले प्रश्न में पढ़ा था कि जो स्पीति है वो क्या है, माने पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ है। तो जो माने श्रेणी है, जो माने वहां पर पर्वतों का नाम रखा गया, क्यों रखा गया है, और बोधों के माने मंत्र से उसका क्या संबंध है, और जो बोधों का माने मंत्र है उसके नाम पर माने श्रेणी का नाम क्यों रखा गया, यही क्वेश्चन जो हमसे लेखक पूछ रहा है। आइए इसका उत्तर करते हैं। लेखक माने श्रेणी का नाम बोधों के माने मंत्र के नाम पर करने के पक्ष में इसीलिए है क्योंकि ध्वनि मंत्र ओम मणि पद्मे कु बोधों का 20 मंत्र है। अब यहाँ पे वो क्या कहते हैं कि अगर लेखक माने श्रेणी का नाम बोधों के माने मंत्र के नाम पर करने के पक्ष में, कि वो मानता है कि जो बोधों का जो माने मंत्र है उनके नाम पर ही, उस मंत्र के नाम पर ही माने श्रेणी का नाम रखा गया। वो क्यों रखा गया, वो क्या कहते हैं
कि क्योंकि ध्वनि मंत्र कि जो वहां पर जो मंत्र बोला जाता है, जो पौधों का क्या मेन मंत्र है वो क्या है, ओम मणि पद्मे हु, कि जो मंत्र वहां पर बोला जाता है, जो मंत्र वहां की जो पहाड़ियां हैं उनमें गूंजता है, उस मंत्र के गूंजने की आवाज के कारण उस पर्वत का, उन श्रेणियों का नाम माने रखा गया है। उसके बाद वो कहते हैं इस मंत्र के उच्चारण से करुणा की उत्पत्ति होती है तथा इसका बड़ा महाकाव्य है, कि इस मंत्र को जब हम बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, तो वहां पे क्या है, करुणा, करुणा का अर्थ यहाँ पे क्या है, दुख से, दर्द से, कि जब हम उस मंत्र का जाप करते हैं तो हमारे अंदर क्या एक दुख उत्पन्न होता है, एक दुख क्या जो पैदा होता है, उससे क्या इसका बड़ा महत्व है कि इस मंत्र जो है उसका बहुत ही ज्यादा महत्व है। संक्षेप में इसे ही माने कहते हैं कि अगर हम एक छोटी सी बात लें कि जो ये मंत्र है ओम मणि पद्मे हु, इस मंत्र को ही क्या है, माने बोला जाता है और इसी मंत्र के नाम पर क्या है, माने श्रेणी का नाम रखा गया है। अतः इन पहाड़ियों में इस माने मंत्र का जाप होने के कारण इन श्रेणियों को यह नाम देना चाहिए कि जो पहाड़ है, जो वहां पर जो लोग रहते हैं वहां पर क्या वो इस मंत्र का जाप करते हैं, और इन पहाड़ियों में क्या माने मंत्र क्या है, मंत्र का जाप होता है, मंत्र हमेशा वहां पर गूंजता है। तो इसी मंत्र के गूंजने के कारण, इसी मंत्र के जाप होने के कारण इन श्रेणियों का, इन पर्वतों का नाम माने रखा गया है। तो ये थी आज की हमारी कक्षा। अगर आपको इससे कोई भी फायदा होता है तो आप अपने दोस्तों के इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।